लोगों पे है, आप सब पे है, याद कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान उस तबाही से नहीं गुजरेगा जो कई और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर जिस तरह की तबाही आई है। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। जब लॉकडाउन करता है एक मुल्क, तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में खत्म हो जाएगी। जब आप लॉकडाउन करते हैं, जो फैलाव है जिस तेजी से वो फैलना चाहिए वो कम हो जाता है। इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, कि अगर आप SOPs पे अमल करेंगे तो वो तेजी से ऊपर नहीं जाएंगे केसेस, ताकि हमारे अस्पतालों में प्रेशर ना पड़े। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। मैं फिर से दोहराता हूँ, हम अपने ऊपर मुश्किल डालेंगे अगर हमने ये अभी एहतियात ना की। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसी महीने में 1000 बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन हो सारे पाकिस्तान के अंदर अब इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा एहतशाम। वो कोरोना जिसे हमने सिर्फ जुकाम समझा, वो आज लाखों पाकिस्तानियों की जान के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। वो वायरस जिसके वजूद को भी तस्लीम करने से पाकिस्तानी इंकारी थे, आज पाकिस्तानी उसी कोरोना से बचाव के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। वो कोरोना जिसके बारे में कहा गया कि ये हलाल खाने वालों को तो होगा ही नहीं। मुसलमान क्योंकि 5 वक्त वुजू करते हैं, इसलिए ये वायरस मुसलमानों के लिए बेअसर है। आज वो वायरस हजारों मुसलमानों की जिंदगियां अजीरन बना रहा है। कोरोना को कभी यहूदियों की साजिश बनाया गया, कभी कोरोना को फ्रॉड करार दिया गया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तानियों को इस हकीकत को तस्लीम करना ही होगा। अब हकीकी तब्दीली का वक्त है, हमें बदलना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे रवैये में तब्दीली ही बचा सकती है। तब्दीली का नारा लगाकर बनने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान में भी आज तब्दीली दिखाई दी। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ साफ आज ऐलान कर दिया कि अगर पाकिस्तानियों ने कोरोना को संजीदा ना लिया तो बदतरीन नुकसान का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म आज से पहले अवाम को एक ही पैगाम देते रहे कि घबराना नहीं है, लेकिन आज वो ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि हमारी लापरवाही के बाइस बड़ी तबाही का अंदेशा है। पहले वज़ीर-ए-आज़म क्या कहते रहे, सुनिए जरा। स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, हर 100 में से जिनको ये बीमारी होगी उसमें से 1 या 1.5 इंसान मर सकता है। आप सबको इस चीज से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और इनमें से 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। सिर्फ इसमें से 4-5% हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। घबराना नहीं। अब ये 1 से 1.5 बात वाली मंतक भी खूब थी खान साहब की, जो आज तक किसी को समझ नहीं आ सकी। बहरहाल अभी अगर ताजा तरीन सूरत हाल की हम बात करें तो पाकिस्तान में अब तक 1 लाख से ऊपर कोरोना के मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है, और अब तक 2000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, और कोरोना के मरीजों की तशखीस के लिए अब तक 7,05,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ शहर लाहौर में ही हाल ही में इंतजामिया की इतलात के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा मुतासरीन मौजूद हैं, जो कि अब कई गुना बढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो कुछ दिन पहले की है। चाहे कोई भी सूबा हो, कोरोना के फैलाव और बचाव की रोकथाम में बहैसियत कौम हम अब तक नाकाम रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसकी एक वाहिद वजह यह है कि हम कंफ्यूजन का शिकार रहे। हम बर वक्त जो है वो फैसला ही नहीं कर पाए। अब पहली बात तो ये कि हम जो है वो कोरोना के वजूद के हवाले से कंफ्यूज रहे, फिर हम जो है वो डिसीजन नहीं ले पाए। आज हर खासो आम अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के निशाने पर है। काबीना के वुज़रा हों या सेनेटर्स हों या अपोजिशन रहनुमा, कोई भी जो है वो इससे महफूज नहीं रह सका। आज वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी इस वायरस से मुतासिर हुए। जिंदगी का कोई भी शोबा हो, अब कोई भी इसके वार से बच ही नहीं पा रहा। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां दी हैं, और हमें तस्लीम करना होगा कि वो हमारी मजमूई लापरवाही का शिकार हुए हैं। इस वायरस के खिलाफ जंग जीतने वाले ममालिक के तजर्बात से हमें अब सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि न्यूजीलैंड ने किस तरह इस वायरस को आज शिकस्त दे दी। आज न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म इंतहाई खुशी से आवाम को वापस जो है वो नॉर्मल जिंदगी
की तरफ लौट कर जाने की जो नवीद थी वो सुना रही थी। वो बेहद खुश थी क्योंकि इस मुल्क की आवाम और हुकूमत ने मिलकर एक हथियार से इस वायरस का न्यूजीलैंड से खात्मा कर दिया है, और वो हथियार है जी एहतियात। अब भी हम इस हथियार का इस्तेमाल करें तो शायद हम बड़ी तबाही से बच जाएंगे, क्योंकि आने वाले जो 20-25 दिन हैं उनको काफी खतरनाक माना जा रहा है। यहाँ इस तबाही में कमी तो शायद ला पाएं। हमें डॉक्टर्स की बात को सुनना होगा, हुकूमत को भी साइंसदानों के मशवरे से आगे बढ़ना होगा, तभी हम शायद इस तबाही से बच पाएं। सूरत हाल इतनी गंभीर हुई क्यों और आगे कितनी गड़बड़ हो सकती है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स पर आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और सीनियर साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जितनी खौफनाक किस्म की सूरत हाल इस वक्त है, अब शायद मेरा ख्याल है वो एक टाइम था जब मीडिया के ऊपर ये जिम्मेदारी थी और मीडिया ये बता रहा था कि जी ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब तो लोगों ने अपने घरों में डॉक्टर साहब इसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है। लोगों के रिश्तेदार, दोस्त अहबाब अपने घरों के अंदर जो है, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, क्या वो वक्त आ चुका है आपके ख्याल के मुताबिक, या कौन सी स्टेज पर हैं हम जिसके बारे में डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो वार्निंग्स जारी करते रहे कि एक स्पाइक आएगी, एक पीक आएगी, तो क्या हम उस जोन में दाखिल हो चुके हैं? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस वक्त एक बहुत एक्सप्लोसिव सिचुएशन है जो ये बहुत तेजी से जो फैल रहा है, और इस महीने, अगले महीने, ये 2 महीने जो है आप देखेंगे कि जो तादाद है ये एक महीने के अंदर दुगनी तिगनी होगी। यानी कि अब इस वक्त अगर 1 लाख है तो इस महीने के आखिर तक तकरीबन 3 लाख हो सकती है। अच्छा। और उससे अगले महीने यानी कि जुलाई में ये 8-9 लाख तक पहुंच सकती है अगर हम ऑफिशियल फिगर्स को लें। एक्चुअल तादाद जो है वो कितनी है वो जब तक के मास सर्वे ना हो जब तक आप नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है वो 3-4 गुना ज्यादा ही हो इससे। तो बहुत ही खतरनाक टाइम है इस वक्त हम सब के लिए, और मुश्किल ये है कि लोग अभी भी संजीदगी से नहीं ले रहे। आप देखें बाजारों में किस तरीके से जा रहे हैं, मास्क नहीं पहने हुए मिलजुल रहे हैं, अभी तक यकीन नहीं कर रहे। और ये बुनियादी तौर पे हमारा फेलियर है हमारे तालीमी निज़ाम का कि पिछले 30 साल में हम शऊर नहीं पैदा कर सके। वो समझते ही नहीं है लोग कि ये कोई चीज़ है, वो कहते हैं ऐसी अफवाह उड़ाई हुई है लोगों की, तो वो समझ नहीं रहे। और आप जितना भी मीडिया पे कहें, जितना भी प्राइम मिनिस्टर आके कहें, कुछ नहीं असर हो, और ये बहुत तेजी से आग की तरफ फैलता जा रहा है। और अल्लाह बस हमें मदद करे। इस वक्त जो आगे हालात होने वाले हैं, आपके हॉस्पिटल ओवरफ्लो होंगे, आपके पास बेड्स नहीं होंगे, और इस वक्त हमें फौरी तौर पे फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करने चाहिए। कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक, वैक्सीन 12 महीने दूर है। कोई ड्रग नहीं है, नया ड्रग बनाने में कम से कम 10 साल लगते हैं। एग्जिस्टिंग ड्रग्स में आप ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो कि दूसरी बीमारी के लिए कोई मंजूर हुआ हो, उनमें से कोई मिल जाए। उनमें से 1-2 ड्रग्स मिले हैं, लेकिन अभी भी बहुत हमें काम करना है इसके लिए। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर्स हजरात की जानिब से तो बार बार वार्निंग्स जारी की जाती रही, जब लॉकडाउन को नरम किया गया तब भी, और जब ईद पर लोगों ने शॉपिंग्स की तब भी बहुत तनकीद का आप लोगों ने निशाना बनाया, और बार बार वार्निंग्स जारी होती। तो आप सब कहाँ पर कोताही हुई जो हमें इतने बड़े खतरे से उसने 2-4 कर दिया, और हम इतने डेंजरस किस्म के जोन में हैं कि हर दिन के साथ ये तादाद जो है वो बढ़ रही है, जो मरीज है कोरोना की, उसकी कहाँ पर कोताही की हमने? मेरे ख्याल से कोताही जो हुई है वो यही हुई है कि हमने अपने कौम को हम सही मायने में शऊर नहीं दे सके। ये आज की कोताही नहीं है, ये पिछले 30-40 साल की कोताही है कि आपका तालीमी निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। आपके आधे अफराद जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो जानते ही नहीं है कुछ कि ये क्या चीज़ होती है, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप हुकूमत की तरफ से आप कर्फ्यू भी लगा दें, सारे मुल्क में आज कर्फ्यू लगा दें, और लोग फॉलो नहीं करें उसको और कहें नहीं सब बेकार की बात है। आपने देखा ईद पर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कह दिया था कि आप जो मर्जी करें, लॉकडाउन हम तो खोलेंगे दुकानें। तो जब मानने के लिए अवाम तैयार ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? यू सी यू आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस एज दे से। आप ऐसी मुश्किल में आके फंस गए हैं कि आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है इस वक्त सिवाय एहतियात के, और एहतियात करने के लिए अवाम जो है वो काफी हद तक तैयार नहीं है। तो वी आर रियली स्टक। आप और फिर आपने 18वीं अमेंडमेंट के बाद आपने तकसीम कर दिया हेल्थ सेक्टर को 5 हिस्सों में। फेडरल टेरिटरीज अलग हैं, चारों सूबों के अंदर हेल्थ अलग है। तो ये हर एक कोई जो है यानी कि जो यूनिफॉर्म एक एफर्ट होनी चाहिए थी नेशनल लेवल पर, वो एक हद तक वो
मुतासिर हुई है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने नंबर्स बताए हैं कि ये जून में 3 लाख हो सकते हैं, फिर जुलाई में आप इनका नंबर जो है वो 7 से 8 लाख कह रहे हैं, तो ये जो 1 लाख बेड्स ऑक्सीजन के साथ हुकूमत तैयार करने का कह रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये नाकाफी होंगे। हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जिस तरीके से नंबर का जो राइज आप बता रहे हैं जिस तरीके से होगा, तो फिर हम तो तैयार नहीं है इसके लिए। इसका मतलब है मेडिकल सिस्टम बोझ उठाने के लिए इस बीमारी का तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, 1000 बेड्स की बात कर रही है हुकूमत, और ये जो है, ये जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें ये नाकाफी होंगे, और हमें इसीलिए फौरी तौर पे टेम्पररी हॉस्पिटल्स नए कायम करने चाहिए, फील्ड हॉस्पिटल्स जहां कम से कम 10,000 बेड्स का इंतजाम पूरे मुल्क में हो, जिसमें बुनियादी फैसिलिटी सारी मौजूद हो, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि जो इमरजेंसी की सिचुएशन आने वाली है, इस्लामाबाद में तो 9 इलाकों को सील करना था आज से 3 रोज पहले, और आर्मी और रेंजर्स भी कॉल अप कर लिए थे इस्लामाबाद में उन इलाकों को जो कंट्रोल करने में। यही हमें दूसरे शहरों में भी करना चाहिए। कुछ 600-700 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं मुल्क में, जहां बहुत तेजी से ये फैला है और बहुत ज्यादा फैल चुका है। उन हॉटस्पॉट्स को जो है उनको फौरी तौर पे मुकम्मल सील करना चाहिए। वहां पे कर्फ्यू की तरह एक लगाना चाहिए, जैसे कि कर्फ्यू लग गया है, आर्मी और रेंजर्स को बुलाकर उनसे कंट्रोल होगा। ये नॉर्मल जो पुलिस है और जो सिविल सर्विसेज हैं वो इसमें कंट्रोल नहीं कर सकती आप। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब इतनी बड़ी ऑब्वियसली एक आफत है पूरे मुल्क के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर को आप किस तरह से इंगेज कर सकते हैं? क्योंकि ये इतलात हमें मौसूल हो रही है कि जब प्राइवेटली आप किसी मरीज को लेकर जाते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया जो है वो वेंटिलेटर की मद में पहले से जो है वो आपको जमा कराना पड़ता है। उसके साथ और एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट है। तो जब ये इतनी बड़ी आफत एक मुल्क के ऊपर हो और इस तरीके से जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके तो जो मामूलात हैं या उनका जो फी चार्ज करने का तरीकाकार है उसमें तो जरा बराबर भी जो हम देख रहे हैं कोई तब्दीली नहीं आई। मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई तरीकाकार है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज किया जाए कि आफत है पूरे मुल्क के ऊपर है, उनका क्या हिस्सा जो है वो है? क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई काम कर रही है या आपके इल्म में इस तरह की कोई चीज है, आप लोगों की तरफ से इस तरह की कोई सजेशन दी गई है? जी, जो मेरे ख्याल में जो पीटीआई ने हेल्थ कार्ड्स का सिस्टम शुरू किया था उसको इसके लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पीटीआई हेल्थ कार्ड्स हैं वो उसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल से अरेंजमेंट्स करें कि अगर कोई आपके पास पेशेंट्स आते हैं और उसकी पेमेंट करनी है तो आप इन हेल्थ कार्ड्स को एक्सेप्ट करें, और इन हेल्थ कार्ड्स के अगेंस्ट फिर हुकूमत उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पेमेंट करेगी और उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाए और हुकूमत ये कमिट करे कि हम ये करेंगे। तो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही जो ओपन स्पेसेस हैं, जो खाली जगहें हैं, जो स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं, जो दूसरी जगहें हैं, वो उनको दे दी जाएं ताकि वो अपने तौर पे फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार कर सकें, और उसके लिए जो माली मुआवनत की जा सकती है वो भी की जाए। तो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। मैं कोरोना वायरस टास्क फोर्स का भी इत्तेफाक से मैं चेयरमैन हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने बनाया था। उसके तहत हम नेशनल लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल्स कई ड्रग्स पे कर रहे हैं इस वक्त, और उसमें से कुछ ड्रग्स जो है मुझे उम्मीद है कि ऐसे निकलेंगे जिसकी वजह से किसी हद तक ये कंट्रोल हो सके। वैक्सीन जो है अभी जैसे मैंने अर्ज किया 1 साल दूर है, इमीडिएटली कोई वैक्सीन आने का सामने नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां क्लेम कर रही हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वो वैक्सीन लेकर आ जाएंगे, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है और फिर सब वैक्सीन कामयाब नहीं। डॉक्टर साहब क्विकली मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी अभी फिलहाल हमें नजर आ रही है वो यही है कि लॉकडाउन जो है उस तरीके से दोबारा सख्त नहीं किया गया या मुकम्मल तौर पर नहीं किया गया, और बार बार यही कहा जाता है कि उसके मुताबिक हम नहीं हो सकते। अवाम के ऊपर एक बार फिर से जिम्मेदारी डाली गई है। मैं आपसे जाने से पहले अवाम के लिए ही एक मैसेज चाहूंगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हर घर में जो है तकरीबन हर दूसरे घर में जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। किस तरीके की एहतियात जो है अब हमें करना होगी? क्या वो एहतियात की नौयत मुख्तलिफ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पहले से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मास्क के बारे में तो सब आपने हर एक को पहनना चाहिए, लेकिन उसके अलावा नोट जब आप हैंडल करें पैसों रुपयों को तो फौरन हाथ साफ करेंगे, पता नहीं कितने हाथों से गुजरे हों। जो पैकेट्स आपके सामने आए खाने के, दूसरे पैकेट्स तो फौरी तौर पे हाथ साफ करें। जूते पहन के अंदर ना आए अपने मकान के अंदर, बल्कि जूते बाहर उतारें ताकि जूतों के साथ वायरस अंदर ना आ जाए। ग्लव्स अगर आप पहन सकते हैं बाहर निकलते हुए तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और किसी चीज को मुंह पर या हाथ
ना छुए नहीं किसी चीज को, वरना वायरस ट्रांसफर जो होता है वो ज्यादातर ड्रॉपलेट से होता है, जो आपके जब बोल रहे होते हैं या खांस रहे होते हैं जो मुंह से निकलता है, इन सब इत्यादि। और फिर दूर रहे हर एक से, खास तौर पे आपके वालिदैन जो उम्र रसीदा लोग हैं वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हैं, उनसे बहुत दूर रहे, उनके करीब ना आए, क्योंकि वो अगर जो है फेटेलिटी भी ज्यादा है, उसमें मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ूंगी, बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से स्पेसिफिकली जो है वो हमें बात करनी है। बलूचिस्तान हुकूमत वो हुकूमत है जी जिन्होंने सबसे एंड में ये फैसला किया कि वो लॉकडाउन जो है उसको खोलेंगे, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या अगर दूसरे सूबों की तरफ देखा जाए या उनके एक्सपीरियंसेस को देखा जाए, या फिर आजकल जिस तेजी से राइज कर रहा है कोरोना वायरस, तो इस तमाम चीज को देखते हुए, क्योंकि लोगों ने बिल्कुल एसओपीज के ऊपर अमल नहीं किया, तो क्या ये एक मुनासिब फैसला है, एक दुरुस्त फैसला है? फिर कुछ खबरें जो हैं वो चमन में जो करंटीना है उसके हवाले से आ रही है कि बच्चा वहां पर एक हलाक हो गया है, और हलाकत के बाद एक पैनिक किसी सूरत हाल थी, और 300 के करीब मरीज जो हैं वो उस करंटीना से फरार हो चुके हैं इसी भगदड़ और पैनिक के नतीजे में। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये हमारे पास मौजूद हैं, और हमारे साथ लियाकत चवानी साहब भी हैं, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, उनसे हम बात करते हैं। लियाकत चवानी साहब, सबसे पहले तो मैं इसी वाकये के हवाले से बात करना चाहूंगी। ये चमन में बच्चे की हलाकत जो है वो रिपोर्ट हुई है करंटीना में, और कहा जा रहा है कि 250 से 300 के करीब जो लोग हैं वो इसी भगदड़ और पैनिक के नतीजे में वहां से फरार हो चुके हैं। तो ये कितनी खतरनाक किस्म की बात है अगर इस तरीके से लोग वहां से चले गए हैं, और क्या कर रही है आपकी हुकूमत अभी तक इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, कोई लोग नहीं गए अभी क्वारंटाइन सेंटर्स में। लोग जो है अपना वो केस जस्टिफाई करने के लिए और वहां से निकलने के लिए वो ऐसे मन गढ़ंत किस्से जो है ना वो करते रहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं हुआ। वो पैनिक लोग जो है ना वो असल में पैनिक जो है क्वारंटाइन सेंटर में रहने का है, और क्वारंटाइन सेंटर में भी सिर्फ जो बॉर्डर पे जब आप ये कह रहे हैं कि कोई किसी बच्चे की हलाकत नहीं हुई चमन करंटीना में? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ठीक है, ये वैसे फुटेज भी जो है वो हमारे पास चल रही है। ठीक है, आप इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। अच्छा लियाकत चवानी साहब, मुझे ये बताएगा कि बलूचिस्तान वो सूबा है जिसने सबसे एंड में ये डिसीजन लिया कि लॉकडाउन जो है अब उसको नरम किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा, सिंध हुकूमत भी खाइफ है लोगों के रवैये की वजह से, एसओपीज पर अमल नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट को भी एक बार फिर से बंद करने की जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई है। तो इन हालात में क्या लियाकत साहब मुनासिब फैसला है कि इसको नरम कर दिया जाए? हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ जो कोरोना है वो फैल रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान बनाने जा रही है इस हवाले से? देखिए, अवाइल में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे पहले और सिंध ने 17 मार्च को एक ही रोज लॉकडाउन का फैसला किया। बाकी सूबों ने जो है फिर बाद में लॉकडाउन को वो फैसला करते रहे। हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जब लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 सेक्टर खोले, बाकी सूबों ने ज्यादा सेक्टर खोले, फेडरल गवर्नमेंट ने भी ज्यादा सेक्टर खोले। हम मोहतात थे। उसके बाद जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी गई तो बलूचिस्तान वो सूबा है जिसने सबसे आखिर में, यानी परसों हमने ये फैसला किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारा नुक्ता नजर ये था कि बलूचिस्तान के 10 ऐसे इजला थे उस वक्त तक कि जहाँ पे कोरोना या तो नहीं पहुंचा या बहुत कम केसेस सामने आए। हमें खौफ था कि इससे कबल अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत दे दी तो लोग जो है जौक दर जौक अपने इजला में चले जाएंगे, दूर दराज एरियाज में, वहां पर भी कोरोना पहुंचेगी। तो फिर हमने हमारे काफी अरेंजमेंट्स थे, वो हमने किए। और अब चूंकि स्मार्ट लॉकडाउन में जब हमने कन्वर्ट किया लॉकडाउन को तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर जो है रिलैक्स हो चुके हैं। अब उसमें सिर्फ स्कूल्स हैं और होटल्स हैं और मैरिज हॉल्स प्लस जो है ये आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो जाहिर है गरीब लोग हैं, उनकी भी रोजगार का मसला है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो कमिटमेंट कर रहे थे, ऐदो पैमान कर रहे हैं, वो जो प्रेशर क्या वो एसओपी से खुद बाकी सूबों ने जो पॉलिसी बनाई आप भी उसी के ऊपर इवेंचुअली जो है वो आ रहे हैं। अच्छा लियाकत साहब, डॉक्टर्स के जो मसाइल हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं बलूचिस्तान से कि वहां पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसकी किल्लत है। आपका वो जो एक मंसूबा था, जब पिछले दफा आपसे बात हुई तो आपने कहा कि आप भर्तियां कर रहे हैं, तो वो कहां तक पहुंचा वो प्रोसीजर? ये भी खबर आई बीच में कि वो रुका हुआ है। नहीं, कोई नहीं रुका हुआ। जाहिर है कि इस प्रोसीजर में थोड़ा वक्त लगता है। 891 डॉक्टर्स और दीगर पैरामेडिक्स के पोस्ट ये हैं, और मजीद भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम डॉक्टर्स ले रहे हैं।
किल्लत का सामना जरूर है, इसीलिए तो ये 1400 जो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट हैं वो हमने फौरी तौर पे एडवर्टाइज। नहीं तो लियाकत साहब, ये आप इसको एक्सपेडाइट अगर करें तो वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि ये तो इस वक्त कोरोना का पीक टाइम अगर हम कहीं चल रहा है, तो अगर अभी वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता तो फिर उसका बाद में क्या फायदा होगा? लेकिन देखिए अब तक इस पीक में भी न डॉक्टर्स की हमें फिल वक्त फौरी तौर पे बहुत किल्लत का सामना है, न कोई हंगामी सूरत हाल है, और न ही वेंटिलेटर्स की ज्यादा कमी का सामना है। आइसोलेशन फैसिलिटीज में हमारे 1650 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी एस्टेब्लिश हम कर चुके हैं, लेकिन इन 1650 बेड्स में से सिर्फ 114 पे जो है पेशेंट इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें 50 क्रिटिकल हैं। वेंटिलेटर पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक पेशेंट भी नहीं। मजीद भी जो है 960 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी हम क्वेटा के दस्त के एरिया में, और 460 जो है ना ऑलमोस्ट स्पिनी रोड पे वो फाइनल हो चुका है। 400 बेडेड हम फैसिलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं। 98% हमारे जो पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। ठीक है जी। 4033 उनकी तादाद बनती है, और उन पेशेंट्स को उनके घरों में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट फैसला ये किया है कि उनके घरों में उनको हम पैकेजेस फराम करेंगे। उस पैकेज में मेडिसिन होंगे, मल्टी विटामिन, विटामिन सी, सप्लीमेंट्स, मास्क, और आज बलूचिस्तान में भी फैसला कर लिया गया है कि लोग जो है वो घरों में करंतना इख्तियार करें, और वहां पर जो है वो आप ये कह रहे हैं कि उनको पैकेजेस जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। मौजूदा जो कोरोना बहरान है हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने है, और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी काफी तनकीद हो रही है, स्पेशली आजकल जब हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस में एक राइज है और बहुत तेजी के साथ कोरोना जो है वो फैल रहा है। तो तब भी एक बार यही सवाल उठता है कि क्या हुकूमत का ही वो कंफ्यूजन था जिसकी वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं, और आगे भी शायद हमें काफी मुश्किल टाइम देखना पड़ सकता है। तो हुकूमती मौक़िफ़ भी ऐसी सूरत में लेना बहुत आम है। एक छोटे सा ब्रेक के बाद कमल शोजफ साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, साथ रहिए। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, महंगाई करके किसे फायदा उठाया है, ये मेरा आपसे वादा है, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। ये वो वादा था इमरान खान का जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम ने 2018 में इमरान खान साहब को एक मैंडेट दिया। 7 मेजर एक्शंस हैं जो रिकमेंड किए गए और वज़ीर साहब ने अप्रूव किए। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे, ये शुगर मिलें कैसे लगाई गई, किस तरह से लगाई गई, इनका कोटा कैसे दिया गया, और सब्सिडी की मद में इसमें किस किस ने क्या फायदे उठाए, उसकी भी पूरी तहकीक करें। पिछले 20-25 साल की जितनी सब्सिडीज दी गई हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफरेंस भेजा जाए। मौजूदा कोरोना बहरान हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस लेकर आया है, लेकिन 22 बरस तक तैयारी करने वाली जमात का बड़ा इम्तिहान अवाम को इस सूरत हाल में रिलीफ देना है। इस वक्त बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस लाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, जिस पर ऑपोजिशन का ये इल्जाम सामने आया जी कि बाहर से आने वाले पाकिस्तानी जो है वो बड़े पैमाने पर इस वायरस को फैलाने का बाइस बने हैं। कोरोना की सूरत हाल एक तरफ है तो दूसरी तरफ हुकूमत जो एहतसाब का बड़ा नारा लगा कर आई थी वो एहतसाब करना चाहती है, लेकिन किसी को एहतसाब होता नजर ही नहीं आ रहा। आखिर क्यों नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वजह है कि नैब ऑपोजिशन के खिलाफ जितनी मुतहर्रिक दिखाई देती है उससे हुकूमत के आशीर्वाद वाले लोग क्यों और कैसे बच निकलते हैं? हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। उन्होंने शुगर माफिया के खिलाफ जो इंक्वायरी करवाई वो वाकई बेमिसाल है, लेकिन सवाल यह है कि इतना कुछ सामने आने के बावजूद क्या वजह है कि शुगर की प्राइस यूं की त्यों है? नहीं मिला रिलीफ तो आवाम को नहीं मिला। आज भी शुगर के सुदागरों को जो सब्सिडी मिल रही है, क्या वजह है कि आज तक कोई भी ना वजीर फारिग किया गया, ना ही एग्जीक्यूटिव कमेटी के गिर्द घेरा तंग किया गया, जबकि इस इंक्वायरी में बड़े नाम अब मुल्क से बाहर भी जा चुके हैं। क्या पीटीआई इसे बेहतर परफॉर्मेंस मानती है? क्या पीटीआई सिर्फ यही कर सकती है? और क्या तहरीक इंसाफ सही मानों में आवाम को इंसाफ दे पाई है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हुकूमती रुकन पीटीआई की रहनुमा कमल शोजफ साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही कि क्या पीटीआई अपने किए हुए वादे वफा कर पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। आपने इंट्रोडक्शन में 4-5 चीज़ों का जिक्र किया, मैं क्विकली सबको रिस्पॉन्ड कर दूं। वादों का जवाब तो हमने देना है इंशाल्लाह ताला जब हम इलेक्शन में जाएंगे और एक एक वादा और उसका जवाब जाहिर है आवाम को गिनवाएंगे, तभी हम इस काबिल होंगे कि हम उनसे वोट मांग सकें। तो अभी तो ये काफ़ी प्री मेच्योर है, लेकिन जाहिर है उस डायरेक्शन पे चलेंगे तो तभी हम
उस काबिल हो सकेंगे कि इलेक्शंस के टाइम पे जाके अपनी परफॉर्मेंस बता सकें। आपने पूछा मुख्तलिफ सवालात किए चीनी माफिया से रिलेटेड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या कर चुकी। देखिए 4-5 चीजें मैं क्विकली बता दूं। सबसे पहली बात ये होती है कि पॉलिसी मेकिंग करना या एग्जेक्टिव का रोल ये होता है, जो वजीर आजम इमरान खान ने एक चीज को पिक किया, उस पर एक्शन लिया, उसके ऊपर इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट मांगी और कमीशन बना और फिर फोरेंसिक ऑडिट हुआ। ये सारा कुछ एक एग्जेक्टिव के इख्तियार में है। अब एक चीज आपके तवस्सुत से मैं बता दूं, हमारा जो मुल्क है ये सऊदी अरेबिया या चाइना नहीं है। यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं है, यहाँ पर कोई बादशाहत का निजाम नहीं है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सबके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हैं। वजीर आजम इमरान खान के पास पनिशमेंट देने का रोल नहीं है, वो ये कर सकते हैं लेकिन वो लोगों को पकड़ के क्रिमिनल्स को मारा पीटा नहीं कर सकते या उल्टे लटका के 2 हफ्ते के बाद उनसे छिड़क के पैसे नहीं निकलवा सकते। वो काम अदालतों का या उन कॉम्पिटेंट फोरम्स का है जिनको जो अदालत के अंदर या लॉ की जो एम्बिट है उसके अंदर आते हैं। क्या अब आप लोग इस जवाब के पीछे छुपने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्योंकि शुगर माफिया की अगर स्पेसिफिकली हम बात कर लेना, क्योंकि इसी पर बात हो रही है तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। किसी का एहतसाब अभी तक नहीं हुआ, नैब को केस भिजवा दिया गया, नैब को तो कोई सबूत वैसे भी नहीं मिलता। पता नहीं अब इस केस का क्या हाल होगा। अवाम को रिलीफ नहीं मिला, 88 रुपए जो है वो किलो तक चीनी जो है वो मिल रही है, तो फायदा अवाम को क्या फायदा हुआ? एहतसाब का नारा लगा, ठीक है, क्रेडिट आप लोग लेते भी हैं, बनता भी है कि शुगर माफिया को आप लोगों ने छेड़ा है, लेकिन अवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। कमल साहिबा, मुझे आयशा अगर आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दें। देखिए अवाम को आज तक किसी रिपोर्ट के बारे में खबर भी नहीं मिली थी, कभी किसी माफिया पे किसी ने हाथ डाला नहीं। इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ कोई गवर्नमेंट बैठी हो जिसमें उसके अपने लोग भी इन्वॉल्व हो और दूसरे भी इन्वॉल्व हो, उसने किसी को ना छोड़ा और वो रिपोर्ट पब्लिक की हो। वेल बिगन इज हाफ डन। आपकी जो नीयत होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उससे ही अंदाजा हो जाता है कि आप क्या चाहते हैं। एहतसाब के अपने दायरा कार है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वजीर आजम इमरान खान को ये इख्तियारात नहीं देता कि वो लोगों को पनिशमेंट दें। वो एक्सपोज करेंगे और फिर उसके बाद इदारों का काम है कि उनको पनिश करें। हमें छुपने की क्या जरूरत है? आज अवाम यहाँ पर सदारती निजाम ले आए या फिर जो मुगलिया दौरे हुकूमत था जिस तरह बादशाहत का निजाम ले आए, तो फिर हमारे हाथों में डंडे भी आ जाएंगे और सोटे भी आ जाएंगे, हम क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे और मारेंगे। तो बात सारी ये है कि हमें अपने जो हदूद कयूद हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है, उसके अंदर रह के काम करना है, उसमें मैक्सिमम करना है। सेकंड बात ये, आपने कहा कि आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिला, इसलिए कि अभी रिपोर्ट आई, अब इस पे एक्शन, और इस वक्त जो मरता हुआ माफिया वो पूरी कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ ये कि चीनी वाला माफिया, बाकी भी 14 रुपए की सब्सिडी तो अभी भी मिल रही है ना कमल साहिबा, 14 रुपए की सब्सिडी तो अभी भी मिल रही है, तो आवाम को रिलीफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। डायनामिक्स बताने दें। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वजीर आजम ने कल हाई लेवल का मीटिंग की बनी गाला में, उसके बाद ही शहजाद अकबर साहब ने जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि चीनी की जो कीमत है उसको कम करने के लिए वजीर आजम ने पूरा जो मैकेनिज्म और उस पर ऑर्डर कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह ताला उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, जल्दी कम होगी। लेकिन इसके बाद में एक और भी पब्लिक मैसेज के तौर पे ये जरूर कहूंगी कि चीनी आपकी एसेंशियल्स में नहीं आती, खुदा का वास्ता इसको कम इस्तेमाल करें, ये बीमारी है, खासतौर पे कोविड-19 के डेज में। अच्छा, नेक्स्ट आपने पूछा कि लोग बाहर क्यों चले गए। बाहर इसलिए चले गए कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अदालत या लॉ का दर्जा नहीं रखती है। अब जिस वक्त लॉ बाइंडिंग फोर्सेस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कॉल करेंगी ऐसे लोगों को इंक्वायरी के लिए और उन पे मुकदमा चलेगा, और अगर उस पे वो नहीं आएंगे तो फिर वो इस मुल्क के कानून के मुताबिक मफरूर डिक्लेयर होंगे और उनकी यहाँ पे जायदादें भी कॉन्फिस्केट हो सकती है। तो अदालत का इख्तियार है, इसलिए उससे पहले तो हम किसी को नहीं मुजरिम कह सकते। तो अभी अपने जब पूरा वो चलेगा मामला कोर्ट में, तो मुजरिम या मुलजिम जो भी होगा उसको जाके पूरा मौका मिलेगा कि वो अपना बयान भी दे सके। सो इसलिए हमें थोड़ा चीजों की पर्सपेक्टिव में बात चले आप बाहर जाने से नहीं रोक सकते, बाहर जाने से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इल्जामात हों और उस पर स्टेप डाउन करने के हवाले से खान साहब की बहुत सारी स्टेटमेंट्स है। कमल साहिबा, रज़ाक दाऊद का नाम उसमें है, वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनका नाम उसमें है, ईसीसी के आपके इजलास में ये फैसले जो हैं वो हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए था या उनको अब उस तरीके से काम करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी जब तक दूध का दूध या पानी का पानी नहीं हो जाता?
عائشہ जिस दिन अदालत बुलाएगी, जो भी कॉम्पिटेंट फोरम होगा जो लॉ के एम्बिट के अंदर आता है, ये लॉ इन्फोर्स करने की ताकत रखता है, और अगर उनको लगा कि ये इल्जामात में जान है और इसमें इनको स्टेप डाउन करना चाहिए, तो यकीनन अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन ये होगा। अगर हमने उन्हें बचाना होता तो फिर हम 2.4 बिलियन की जो इस साल की सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट ने दी है, उससे पीछे की रिपोर्ट शाया करते, इस साल वाली करते ही ना। ये कमल साहब, ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये तो पिछली हुकूमतों का वसीला था, और इसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं इमरान खान साहब ने। तो हमें ये बताया था कि खुद लोगों को स्टेप डाउन जो है वो कर जाना चाहिए, खुद जिम्मेदारी जो है वो लेनी चाहिए। फिर बाहर के काफी ऐसे ममालिक हैं जिनकी मिसालें वो हमें देते रहे हैं। तो ये तो जो आप बात कह रही है ना, ये तो पिछली हुकूमतें करती आई हैं, ये उनकी प्रैक्टिस थी, और उसको आप मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई प्रूफ एंड गिल्टी, वजीर आजम ने बिल्कुल ठीक बात की है और हमेशा वो सही देते रहे हैं। और इसमें भी आप एक चीज का ज़हन में रखें कि पॉलिसी डिसीजन अगर उस्मान बुज़दार साहब ने किया है, इफ ही विल फाउंड गिल्टी, क्योंकि उनकी अपनी कोई शुगर मिल नहीं है, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो उस पे अब लॉ की क्या बाइंडिंग है, किस तरीके से उनको किस तनाजुर में रखा जाएगा। ऑब्वियसली वी हैव टू वेट फॉर द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। जैसे ही लॉ अपना ड्यू कोर्स लेगा, जो भी रिजल्ट्स होंगे ऑब्वियसली वो सबको तस्लीम भी करने पड़ेंगे, और जाहिर है उसके बाद फिर जिस पे इल्जाम होगा वो जाहिर है काम कंटिन्यू। अच्छा कमल साहब, कोरोना के हवाले से भी बात कर लें, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल जरूर उसी के हवाले से मैं आपसे कोविड के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। कमल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कमल साहब, आवाज आ रही है आपको? बॉडी का चलें, हम दोबारा उनको लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुकूमत को जो तनकीद का निशाना बनाया है वो कोविड-19 के हवाले से उन्होंने कहा कि वो भी कुछ बात करना चाह रही है। तो मैं यही सवाल जो है वो उनसे पूछना चाह रही थी कि क्या हुकूमत अब इस चीज को मानती है या देखती है कि जो पॉलिसीज हुकूमत अपनाती रही है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार थी। पहले जो पॉलिसी थी, अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी है, और अभी जो नंबर्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं कोविड के पेशेंट्स के, तो क्या आप लोग कोई नजर सानी कर रहे हैं या आप चीजों को देख रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं? क्योंकि खबरें तो जो हैं वो कुछ ठीक नहीं आ रही। अभी आपके सामने डॉक्टर साहब ने जो एक बात की, उन्होंने तो बड़े खौफनाक किस्म के नंबर्स बताए कि इस महीने में ही 3 लाख तक पेशेंट्स की तादाद हो सकती है, और अगले महीने जो है ये 7 से 8 लाख के बीच में भी जो है ये फॉल कर सकती है। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन है। बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जिनके मेडिकल सिस्टम्स जो हैं उनकी मिसालें दी जाती थी, वो कोलैप्स कर गए जब उनके यहाँ इस तरह की सिचुएशन हुई। तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो किस तरीके से इसका बोझ उठा पाएगा? कमल शोजब साहिबा एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहिबा, इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, मुझे ये बताइएगा कि क्या हुकूमत मुतमईन है अपने फैसलों के ऊपर? एक कंफ्यूजन वाली जो पॉलिसी है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जितनी तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है और हमारे यहाँ लॉकडाउन की जो सिचुएशन है और आवाम के ऊपर आप लोगों ने जिम्मेदारी डाली हुई है, आप लोग क्या कुछ और प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे शो में डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, और वो तो हुकूमत के साथ भी इंगेज हैं कोविड को लेकर। तो मुझे ये बताएगा कि उन्होंने तो बड़े खतरनाक फिगर्स कोट किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि 3 लाख इस महीने और अगले महीने 7 से 8 लाख तक ये फिगर जा सकता है। क्या सोच रही है हुकूमत? आयशा, देखिए, जो बात हम पहले कर रहे थे, मैं सिर्फ उस तनाजुर में बात कर दूं, एक लाइन ड्रॉप होगी थी कि चीनी, आपकी बॉडी की जो व्हाइट चीनी है, व्हाइट शुगर का इंटेक, एक्सेसिव इंटेक या इससे बनी हुई मसनूआत जब आप खाते हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आ जाती है। तो काइंडली इसका इस्तेमाल नॉट एज अ स्टेपल फूड, या आपके एसेंशियल्स में शामिल नहीं है। 20% अगर इसकी कीमतें कम हो तो 20% टोटल आवाम को फायदा होता है, 80% उस इंडस्ट्री को फायदा होता है जो चीनी की बनाई हुई मशरूबात, टॉफियां और चीजें बेचती हैं, और वो आवाम को महंगे दामों ही बेचती हैं। अब आ जाए कोविड पे, पीटीआई हुकूमत और वजीर आजम की पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये समझने वालों को कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि एक अनफोल्डिंग, एक ऑन गोइंग, इवॉल्विंग सिचुएशन है पूरी दुनिया में। तो लोग दूसरे मुल्कों से कंपैरिजन करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे मौरूजी हालात क्या हैं। फॉर इंस्टेंस, आज मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, न्यूजीलैंड को लोग आइडियलाइज कर रहे हैं। 1 स्क्वायर मीटर ऑफ न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान में 18 बंदे हैं स्क्वायर मीटर न्यूजीलैंड के, और पाकिस्तान के 24,000 बनते हैं। इतना फर्क है हमारा आबादी का। पर कैपिटा की इनकम क्या है आपकी आबादी की? मैं डायनामिक्स जरा काउंट कर दूं। पर कैपिटा कैपेसिटी क्या है, पर कैपिटा एजुकेशन क्या है, पर कैपिटा हेल्थ क्या है, पर कैपिटा अवेयरनेस क्या है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जब भी आप कोई पॉलिसी मेकिंग करते हैं। चीन के साथ ड्रॉ कर लें, अगर कम है बंदे वहां पे, तो फिर चीन के साथ कंपैरिजन एक रख लेते हैं।
मैं उसमें बता देती हूँ आपको, 3 ट्रिलियन के उनके रिजर्व्स थे, 3 ट्रिलियन के रिजर्व्स थे, दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी। और पाकिस्तान के क्या हालात हैं देखें, मौरूजी हालात को देख के, गुर्बत के यहाँ क्या हालात हैं, अवेयरनेस के क्या हालात हैं, एजुकेशन के क्या हालात हैं। जब आपका 5 करोड़ बंदा पहले ही बिलो पॉवर्टी लाइन था, कोरोना के पीक टाइम उसमें और ऐड हो गया। लॉकडाउन जो है वो नरम पड़ चुका है और काफी ज्यादा ही नरम पड़ चुका है, तो ये पॉलिसी ठीक पॉलिसी है। देखिए मैं आपको इसका यही बता रही हूँ, 9 लाख अगर बिजनेसेस दुनिया पाकिस्तान की सफाई हस्ती क्या पाकिस्तान से वाइप ऑफ होने जा रही हैं। 9 लाख के साथ कितनी आपकी आबादी है जो डायरेक्ट जुड़ी है। मैं एक सिर्फ मिसाल दे दूं आपको, डायरेक्टली मेरे साथ बंदा एक इन्वॉल्व है जो मेरा डायर है, ये जो मेरे दुपट्टे डाई करता है। पिछले 3 महीने से उसके 3 बच्चे हैं जो भूख से निढाल थे और उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। आप मुझे बताएं कि जिसका जो दिहाड़ीदार इस तरह के लोग हैं, जो वेटर्स हैं, जो बाहर चौकीदार खड़े होते थे, घरों में मेड्स थी, इन सब का ये एक बहुत बड़ी आपकी आबादी का हिस्सा था। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा, हमारे पास वक्त जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया और हुकूमत की वही लाइन है और वही पॉलिसी ऑब्वियसली कि मईशत जो है वो हमारी या फिर एक गरीब जो तबका है हमारे यहाँ लोअर क्लास वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती इस लॉकडाउन को। अब बीमारी जिस तरीके से फैल रही है वो तो फैल ही रही है और एहतियात का जो है वो बार बार कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पेट्रोल की जो अदम दस्तयाबी है उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से ये अनोखी चीज है, दुनिया में पेट्रोल लोग दे रहे हैं और यहाँ पर साफ इंकार है। ब्रेक के बाद साथ रहिए। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। परचून का, करियाने का, उसके पास पेट्रोल पड़ा हुआ है, वो 100 रुपए लीटर दे रहा है और इन बड़े पंपों में अवेलेबल नहीं है। भी जाते हैं जो खुले हैं वो तो 50 रुपए का दे रहे हैं, जो बंद है वहाँ से बिल ही नहीं जा रहा। पेट्रोल माफिया ने पेट्रोल बंद कर दिया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है लोगों को। मुल्क भर में इस वक्त पेट्रोल की जी बहुत किल्लत है और ये सुनने में और कहने में बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिचुएशन जो है इससे बिल्कुल उलट है। पेट्रोल के दाम जो है वो गिरे हुए हैं और इतने गिरे हुए हैं कि लोग उसको मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो साफ इंकार है जी। पैसे आप देते भी हैं तो आपको इंकार कर दिया जाता है कि पेट्रोल जो है वो अवेलेबल नहीं है। वफाकी वज़ीर तवानाई साहब ये कहते हैं कि मुल्क में 2,14,536 मैट्रिक टन काबिल इस्तेमाल पेट्रोल मौजूद है, जो आइंदा 10 दिन तक मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी है। लेकिन पेट्रोल जो है अगर आप पेट्रोल पंप्स पे जाके पूछते हैं तो वो आपको नहीं मिलता है। आखिर क्या वजूहात हैं? जब पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो फिर भी आवाम की किस्मत में ख्वारी लिखी है। समीर गुलजार साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन हैं, उनसे वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसकी वजह जानते हैं। समीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि पेट्रोल के दाम जैसे ही गिरे वैसे ही हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो गायब हो गया और अब आवाम पैसे देकर भी मांगते हैं तो वो नहीं मिलता आपको? थैंक यू आयशा। देखिए इस वक्त जो पोजीशन है आपने जैसे बताया कि 2,14,000 टन इस वक्त मुल्क भर में अवेलेबल है और इस वक्त पर डे की हमारी जो टोटल कंजम्पशन है वो 32,000 टन के करीब है। तो ये तो 6-7 दिन का पेट्रोल अवेलेबल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ PSO इस वक्त जो नेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो इस वक्त पेट्रोल सप्लाई कर रही हैं और बाकी जितनी निजी ऑयल कंपनीज हैं वो पेट्रोल बिल्कुल नहीं दे रही। अगर देखिए हम लोग रिटेलर्स को अगर पेट्रोल मिलेगा तो जब हम बेचेंगे तो वील मेक मनी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिम्मेदारान कौन है? नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो तो रेट बढ़ने पे होगा ना, प्राइसेस तो बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। नहीं हो सकता ना इंतजार किया जा रहा हो कि अब रेट तो अभी खरीद के रख लेते हैं जी और रेट बढ़ेंगे तो नहीं, रेट तो जो भी बढ़ेंगे मिनिस्ट्री ने बड़ा नहीं, मिनिस्ट्री ने बड़ा क्लियर कह दिया कि रेट 1 तारीख को बढ़ेंगे। तो 1 तारीख तक जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो वील मेक मनी। तो अब इसमें तो OMCs हमारे को अगर प्रोडक्ट देंगे तो हम बेचेंगे। OMCs ही प्रोडक्ट नहीं दे रही, सिर्फ PSO दे रही हैं और पार्शियली सिर्फ टोटल पार्को दे रही है, बाकी कोई OMCs इस वक्त प्रोडक्ट नहीं दे रही। हाँ। नहीं तो ये OMC आपकी कह रहे हैं कि जी इस वक्त CNG महंगी है, OMC नहीं दे रही। मुझे ये बताइएगा कि ये किससे फिर पूछा जाए आखिर इस किल्लत के पीछे कौन है और क्या एक नया माफिया तो नहीं आ जाएगा पेट्रोल माफिया और फिर उसके ऊपर हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होंगी, फिर जो है वो उसकी तहकीकात का आगाज होगा। इन्वेस्टिगेशन जब होगी 11 तारीख को मीटिंग कॉल की है सेनेटर साहब ने, उसमें सब पता लग जाएगा। 30 मार्च को
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ECC के अप्रूवल के बाद इसकी इंपोर्ट बैंड कर दी थी, जिस वक्त उसकी प्राइसेस 16 से 17 डॉलर थी। जिस वक्त हमारे को पेट्रोल मंगाना चाहिए था उस वक्त बैंड लगा दिया। अब 43 डॉलर है। अगर OMC प्रोडक्ट मंगाती भी हैं तो 43 डॉलर में उनको 15 से 20 रुपए लीटर लॉस होता है। तो जो नेशनल ऑयल कंपनीज है हमारी पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी, वो तो प्रोडक्ट दे रही हैं, लेकिन बाकी निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं दे रही, और वो उनके सारे पंप ड्राइव पड़े हुए हैं। यही जानना चाह रहे हैं ना कि फिर कहाँ जाकर कड़ी मिलती है? क्या फैसले दुरुस्त नहीं थे, टाइमली नहीं थे, या फिर कोई बीच में इस तरह की चीज हो रही है जिसकी वजह से आवाम तक उसकी रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही? देखिए, फैसले तो गलत थे कि जिस वक्त अगर आपको देखिए हमारे पड़ोसी मुल्कों ने जिस वक्त दुनिया में पेट्रोल कम था उन्होंने अपनी कैपेसिटीज फुल कर ली। हमारे पास पेट्रोल की 7 लाख टन की कैपेसिटी अवेलेबल है, इस वक्त हमारे पास 2,14,000 टन अवेलेबल है। PSO के पीछे जहाज आ रहे हैं, 4 जहाज आ रहे हैं, 2,40,000 टन और आ रहा है, और इसके बाद पूरे महीने के एंड तक हमारे को 8 लाख टन चाहिए। और लोकल रिफाइनरीज अब कितना प्रोड्यूस करती हैं और कितना बैकअप देती हैं इसके बाद पता लगेगा। तो समीर साहब, फिर इसका कोई हल है, या फिर वही होगा कि हुकूमत जो है वो तहकीकात के लिए कमेटी तो कायम हो गई, अब वहां पे ही पता चलेगा कि क्या होगा आगे और कौन जिम्मेदार है इसका, या फिर कोई आपको नजर आ रहा है कि कोई हल निकलेगा अभी इसका? देखिए, जब तक ये आज अगर देखिए OMCs ने जो अपनी कार्टेलाइजेशन की हुई है, प्राइवेट निजी OMCs ने, आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइस बढ़ा दें तो ये कल से प्रोडक्ट देना शुरू कर देंगी। तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि ये जो निजी ऑयल कंपनीज हैं इनके पास प्राइस बढ़ने के बाद एक दिन में कहां से प्रोडक्ट आ जाएगी? अगर इंपोर्ट करें भी तो 4 दिन लगते हैं, अगर दुबई से माल आने के लिए, बर्थिंग फैसिलिटीज के लिए 1 दिन के लिए, डिकेंटिंग के लिए 1 दिन के लिए, तो 6 दिन चाहिए। और अगर आज आप रेट बढ़ा दें, देख लीजिएगा कि जी कल से ये OMCs प्रोडक्ट देना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है मौजूद तो है ना समीर साहब? तो ये डीलर्स बेचारों के पास, तो आप देखिए डीलर्स के आप टैंक चेक कर लें, उनके पास प्रोडक्ट होगा तो वो बेचेंगे। सही है, ठीक है। समीर गुलजार साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन जो है वो हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल जी, पेट्रोल की किल्लत की जो तहकीकात हैं उसके लिए कमेटी कायम कर दी गई है। आवाम ने बड़ा मुश्किल ये टाइम गुजारा है। एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद पेट्रोल की मसनूआत की जो कीमतें गिरी हैं तो लोग बड़े होपफुल हुए थे कि अब शायद जो है वो चीज़ों की प्राइसेस कम होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब पेट्रोल बढ़ता है तो हम देखते हैं कि और जो दीगर अशिया उनकी जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया ना कि पेट्रोल भी जो है वो नायाब हो गया। बहरहाल समीर साहब, कोई लगता है कि जो पॉलिसीज थी, डिसीजन मेकिंग थी हुकूमत की, वो गलत है और OMCs जो हैं वो माल दे ही नहीं रही हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।